सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग वर्ग अष्टम विषय भूगोल चैप्टर 2 भूमि, मृदा, जल, वनस्पति एवं वन्यजीव संसाधन पढ़ेंगे। बच्चों, भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। मुख्यतः भूमि और जलवायु की अलग अलग विशेषताओं के कारण, अलग अलग लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का असमान वितरण पाया जाता है। असमान वितरण का अर्थ है कहीं जनसंख्या सघन होती है और कहीं विरल यानी कम। अफ्रीका तंजानिया के छोटे गांव में माम्बा नामक लड़की रहती है जिसका जीवन काफ़ी कठिन है। वह सुबह उठती है, पानी लाने के लिए उसे बहुत दूर जाना पड़ता है जिसमें घंटों लग जाते हैं। इसके बाद वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है, फिर बकरी चराती है। चट्टानी भूमि पर उसकी एक छोटी सी झोपड़ी है और खेती के लिए चट्टानी भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा, जिस पर माम्बा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मकई और सेम ही उगा पाते हैं, जिससे कि साल भर का भोजन पर्याप्त नहीं हो पाता है। वहीं पीटर न्यूजीलैंड में रहता है, जहां उसका परिवार ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है। प्रतिदिन वह स्कूल जाता है। पीटर का परिवार जैविक खेती करता है और जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। बच्चों, हम यहाँ देखते हैं कि माम्बा और पीटर विश्व के दो अलग अलग जगह में रहते हैं। दोनों के जीवन शैली में काफ़ी अंतर है। क्या आप बता सकते हैं कि यह अंतर क्यों है? यह अंतर भूमि की गुणवत्ता, मिट्टी, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। माम्बा जहाँ रहती है वहाँ की मिट्टी, वहाँ की भूमि अनुर्वर है, अनुपजाऊ है, जल की कमी है, इसलिए माम्बा का जीवन बहुत ही कठिन है। वह स्कूल नहीं जाती है। परंपरागत तरीके से उसके पिता खेती करते हैं। बड़ा ही संघर्षपूर्ण जीवन है। जबकि पीटर विद्यालय जाता है, वैज्ञानिक जीवन जीता है, जैविक खेती करता है और बड़े ही आराम से रहता है। इस उदाहरण के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जहाँ की भूमि अनुर्वर, अनुपजाऊ, उबड़ खाबड़, मरुस्थलीय और चट्टानी होती है, वहाँ का जीवन संघर्षपूर्ण होता है। इसलिए ऐसे जगहों की जनसंख्या कम होती है और विरल होती है, जबकि जहाँ की भूमि उपजाऊ और जल की उपलब्धता होती है, वहाँ लोग सघन बसे होते हैं, वहाँ की जनसंख्या अधिक होती है। अब हम लोग भूमि के बारे में पढ़ेंगे। विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों में भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है और इसमें भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। अब हम लोग इसको परिभाषित करेंगे। पृथ्वी की वह ऊपरी सतह जो चट्टानों के टूटने, फूटने व पदार्थों के सड़ने गलने से बनती है, भूमि कहलाती है। एक बार मैं फिर से दोहराती हूँ। पृथ्वी की वह ऊपरी सतह जो चट्टानों के टूटने, फूटने व पदार्थों के सड़ने गलने से बनती है, भूमि कहलाती है। यही कारण है कि ज़मीन के अंदर कोई खनिज पदार्थ या खजाना यदि मिलता है तो वह सरकार का होता है, न कि उस व्यक्ति का जिसके नाम से वह खेत है। अब भूमि उपयोग। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़क और कारखाने स्थापित करना, जिसे भूमि उपयोग कहते हैं। जैसे भारत में 57% भूमि का उपयोग फसल के लिए किया जाता है। ऑस्ट्रिया में
सबसे अधिक भूमि चारागाह के लिए प्रयुक्त होता है। जापान में 67% भाग में वन है। इसी प्रकार विभिन्न देशों में भूमि का उपयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है। बच्चों, भूमि को दो भागों में बांटा जा सकता है, निजी भूमि और सामुदायिक भूमि। निजी भूमि पर व्यक्ति का स्वामित्व होता है, जबकि सामुदायिक भूमि पर समुदाय का स्वामित्व होता है। सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। बच्चों, जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है उसकी मांग भी बढ़ती जाती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता तो सीमित होती है, उसे बढ़ाई नहीं जा सकती है। लेकिन उसमें नई तकनीकी का प्रयोग कर गुणवत्ता में वृद्धि की जा सकती है। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए एक प्रमुख खतरा है। बढ़ती जनसंख्या और उसकी बढ़ती हुई मांग के कारण कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। ठीक है, अब है भूस्खलन, जिसको लैंडस्लाइडिंग कहते हैं। सामान्यतः प्राकृतिक कारणों से भूस्खलन घटित होता है, जैसे कि भूकंप या दीर्घकालिक वर्षा। लेकिन हाल के वर्षों में भूस्खलन के लिए मानवीय कारण महत्वपूर्ण हो गए हैं। इन कारणों में ढलानों पर स्थित वनस्पति की कटाई, प्राकृतिक जल निकासी में अवरोध, सड़क, रेल, भवन निर्माण के कार्यों के चलते ढलानों को परिवर्तित करना आदि शामिल हैं। हम भूमि संसाधन का संरक्षण कैसे करेंगे? तो भूमि संसाधन के संरक्षण के लिए वन संरक्षण तथा वृक्षारोपण करके कर सकते हैं। हम बाढ़ को नियंत्रित करके कर सकते हैं। नियोजित चराई बांध बनाना, सीढ़ीदार खेत बनाना, कंटूर जुताई, इन विधियों को अपनाकर भूमि का संरक्षण किया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे मृदा के बारे में। सबसे पहले हम लोग इसको परिभाषित करेंगे। पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह की उथली परतों को मृदा या मिट्टी कहते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह की उथली परतों को मृदा या मिट्टी कहते हैं, जिसका निर्माण मिट्टी से ठीक नीचे चट्टानों के विघटन और उन पर कार्बनिक पदार्थों के फलस्वरूप होता है। इसमें अधिकांश वनस्पतियां और जंतु स्थायी रूप से निवास करते हैं। इसके सबसे ऊपरी परत, मृदा की ऊपरी परत ह्यूमस लेयर कहलाती है और दूसरी लेयर अपक्षयी चट्टानी पदार्थ, इसमें बालू, गाद, चिकनी मिट्टी, क्ले आदि होते हैं। और तीसरी परत अपक्षयित आधारी चट्टानी पदार्थ और सबसे चौथी अंतिम परत मूल चट्टानी पदार्थ, जिसको जनक सेल कहते हैं। ठीक है, मिट्टी का निर्माण। इसका निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। मृदा निर्माण के कारक कौन कौन से हैं? तो इसमें है मुख्य कारक जनक सेल का स्वरूप और जलवायु है। इसके अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। अब मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के क्या क्या उपाय हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के दो मुख्य खतरे हैं। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है।
ठीक है। और अब है मृदा संरक्षण की विधियाँ। तो इसमें सबसे पहला है मल्च बनाना। पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है और इससे मृदा की आर्द्रता बनी रहती है। दूसरा पॉइंट है वेदिका फार्म। ये तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम हो सकता है। तीसरा है समोच्च रेखीय जुताई। एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। चौथा है रक्षक मेखलाएं। तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। और पांचवा है समोच्च रेखीय रोधिकाएं। समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाई बनाई जाती है। छठा है चट्टान बांध। यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना। वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। बच्चों, आज हम लोग सिर्फ भूमि और मृदा तक कंप्लीट करेंगे। दूसरे दिन आगे की पढ़ाई हम लोग जारी रखेंगे।